Hello friends, today I am recording the lectures on how to score 40 on 40 in case of risk management MCQ. सर रिस्क मैनेजमेंट के MCQs में मैं आउट ऑफ मार्क कैसे लाऊं सर बताओ। सर मेरे को लगता है MCQ बहुत इजी होते हैं इसलिए मैं आउट ऑफ मार्क लाना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं बोला नहीं, इतना आसान नहीं है भाई आउट ऑफ मार्क लाना। लोगों को क्या लगता है कि एमसीक्यू है भैया हम स्कोर कर लेंगे आउट ऑफ ला लेंगे, नहीं। तो मैं कुछ ऐसे गाइडलाइंस बनाए हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए हैं बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड बेस्ड ऑन द कि स्टूडेंट किस तरीके से सोचता है और एज अ पेपर सेटर मैं किस तरीके से क्वेश्चन सेट करूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक गाइडलाइन जो मैंने बनाया है कि कैसे 40 और 40 स्कोर करा जा सकता है और क्या क्या चीजों का ध्यान में रखना है जब मेरे को एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी एमसीक्यू आए, किसी भी सब्जेक्ट का है, किसी भी इलेक्टिव का है ना, तो मैं क्या चीजें ध्यान में रखनी है जब मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड स्क्रीन शेयर करता हूँ है ना। तो सबसे पहले सर मेरा टारगेट क्या है ना। मेरा टारगेट है मेरे को 40 ऑन 40 सर आप मार्क दिलवा दो सर मेरे को एमसीक्यू में, मेरे को 40 ऑन 40 मार्क चाहिए साहब। तो सबसे पहली चीज जो तुमको 40 ऑन 40 लाना है अगर एमसीक्यू में अच्छे नंबर लाना है, तो जब भी मैं इलेक्टिव का बात करता हूँ, अगर कोई भी इलेक्टिव का बात है दैट इज पेपर 6, पेपर कोई भी 6 का मैं बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें हमेशा 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 एमसीक्यू से स्टार्ट करना है। ऑलवेज स्टार्ट विद एमसीक्यू साहब। सर क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मैंने 40 ऑन 40 एमसीक्यू में ले लिया या मान लो 40 ऑन 40 भी नहीं ले पाया, भले ही मैंने मान लो 35 प्लस ला लिया है ना, तो आई बूस्ट माय कॉन्फिडेंस, सर मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अब ठीक है सर मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये एमसीक्यू के लिए कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए? आई से कि पर एमसीक्यू यू शुड इन्वेस्ट अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिनट। अगर तुम्हारा अगर तुम्हारा स्टडी अच्छे से हुआ है तो पर एमसीक्यू यू शुड इन्वेस्ट हाउ मच टाइम? 1.5 मिनट। ठीक है, और हायर साइड अगर सर मेरे को आंसर नहीं मिले, मैं ढूंढ रहा हूँ कोई कोई एमसीक्यू 30 सेकंड्स में भी हो जाएंगे, बट ऑन एन एवरेज इट शुड टेक 1.5 मिनट। बट सम ऑफ द एमसीक्यूज विल टेक अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिनट्स। बट अगर हायर साइड सर कितना, हायर साइड तुम्हें 5 मिनट तक के ढूंढना है। उसके बाद अगर आंसर नहीं मिला है तो उसको अंदाजे से कुछ तुम टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, वो भी गाइडलाइन में लिखा है। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ ऑलवेज स्टार्ट विद एमसीक्यू साहब। सर कोई भी क्वेश्चन है मेरे को एमसीक्यू से स्टार्ट करना है। ठीक है, मैंने एमसीक्यू पे गया, जब पेपर देखा, पेपर आया, एमसीक्यू ढूंढ लिया, भैया एमसीक्यू है। अब सर मेरे को 5 केस स्टडी दी होती है। कितनी केस स्टडी? 5 केस स्टडी। अब मेरे को देखना है कि उन 5 केस स्टडीज में से आउट ऑफ द 5 केस स्टडीज गिवन विच ऑफ द 4 केस स्टडीज, विच आर द 4 बेस्ट केस स्टडीज दैट आई कैन सॉल्व, और विच आर द 4 बेस्ट केस स्टडीज जहां पे मैं आउट ऑफ मार्क या अच्छे मार्क ला सकता हूँ। ठीक है, अब केस स्टडी सिलेक्शन बेस्ड होगा दो चीजों पे। नंबर 1 इज एमसीक्यू, है ना, नंबर 1 इज व्हाट, जो तुम्हारा एमसीक्यू है, और नंबर 2 है तुम्हारा केस स्टडी। अब जनरली तुमको एमसीक्यू तो पूरे जम जाएंगे, जनरली एमसीक्यू जम जाएंगे, तो सिलेक्शन बचता है। सेकंड सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द केस स्टडी कि मैं केस स्टडी में कौन सी केस स्टडी में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। मैंने सिलेक्ट कर लिया कि कौन सी केस स्टडी मुझे सॉल्व करना है 4 आउट ऑफ 5। अब एमसीक्यू पढ़ना स्टार्ट करोगे, एमसीक्यू पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो सर इंडेक्स को फॉलो करो भाई। इंडेक्स बनाया ही इसीलिए, इंडेक्स के साथ जाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना वहां। सर मेरे को पता है सर कहाँ पे है, पता है, ठीक है एक बार चले जा, फट 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 ढूंढ ले। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि भैया जी इंडेक्स में जाओ। अब देखो देखो, एमसीक्यू पढ़ा तो कभी कभी स्टूडेंट्स को लगेगा नहीं नहीं ये तो मैंने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 में जाऊंगा फट से ढूंढ लूंगा। ठीक है, बट उसमें क्या होता है पता है, कभी कभी क्या होता है कि अपने को यार रिफ्लेक्ट नहीं होता कि चैप्टर नंबर 3 में कहाँ पे था, तो बेटर आई रिकमेंड तुम इंडेक्स खोलो। इंडेक्स में देखो कि भैया कहाँ पे था वो चैप्टर नंबर 3 में, और फिर तुम वहां पे उसके बाद इंडेक्स के थ्रू तुम इजीली पहुंच जाओगे। ठीक है, अब मैंने एमसीक्यू ढूंढ लिया, बट आगे क्या बोलता है ना। फर्स्ट अब एमसीक्यू को अप्रोच कैसे करना। एमसीक्यू आया, कोई भी एमसीक्यू आया तुम्हारे सामने, तो सबसे पहले तुमने देखना है कि वो कौन से चैप्टर से है ना। मैंने इधर लिखा है कौन से चैप्टर से आया है, विच चैप्टर इट बिलोंग्स टू। और सर सोचो तुम्हारे कौन से चैप्टर में, और इंडेक्स के थ्रू जाओ भाई, इंडेक्स के थ्रू जाओ, है ना। तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ तुम देखो कौन सा चैप्टर है ना, फिर तुम देखो कौन सा इंडेक्स में कहाँ पे है वो, है ना, फिर तुम ढूंढो उसके बाद बुक में कहाँ पे है ना। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है इफ यू आर स्टिल
अनेबल टू फाइंड आंसर, सर आंसर मिल ही नहीं रहा, मैंने बहुत ढूंढा, मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या करो, 5 मिनट तक ढूंढो और अपना एक बेस्ट जजमेंट लगा के भैया तुम ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन टिक कर दो, ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन टिक कर दो, ठीक है। अभी टिक करना है, अभी गोला मत बनाना आंसर शीट में, ये आखिरी के लिए रहने देना, एट द लास्ट मोमेंट, है ना। अगर लास्ट में टाइम बचेगा देन विल डू इट, बिकॉज डोंट इन्वेस्ट मच टाइम, इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम यू विल, तुम्हारा पेपर छूट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब को काफी क्वेश्चन, काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं सर क्या गेस वर्क करेक्ट होता है क्या एमसीक्यू में? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। फिर से बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 90% ऑफ द जो भी क्वेश्चन आएंगे सीए फाइनल के गेस वर्क के बेसिस पे नहीं होंगे, अंदाजे के बेसिस पे नहीं होंगे। काफी स्टूडेंट्स को लगता है सर ऑल ऑफ द अबव ज्यादातर आंसर रहता है, ऑल ऑफ द अबव में टिक करके आ जाऊंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। तुम मेरे एमसीक्यू सॉल्व करना, जो मैंने टेस्ट सीरीज 1 डाली है ना, वो सॉल्व करना, तब तुमको पता पड़ेगा ऑल ऑफ द अबव आंसर्स नहीं रहते ज्यादातर केसेस में, है ना। ठीक है। अब कुछ तो भी की लर्निंग्स जो स्टूडेंट्स के इवेल्युएशन के बेसिस पे या स्टूडेंट्स किस तरीके से सोचते हैं उस बेसिस पे कुछ की लर्निंग्स, ठीक है। सबसे पहला की लर्निंग इज ऑलवेज, है ना, ऑप्शन ऑफ ऑल ऑफ द अबव इज नॉट करेक्ट। हमेशा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट नहीं होता, है ना। ये स्टूडेंट्स को लगता है ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, बट ये नहीं होता भाई हमेशा। दूसरा, स्टूडेंट्स को लगता है कि नन ऑफ दिस कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता नन ऑफ दिस करेक्ट, है ना, ये भी स्टूडेंट के अंदर मिथ है। तो ऑल ऑफ द अबव हमेशा सही नहीं होता, नन ऑफ दिस हमेशा गलत नहीं होता, है ना। ये मिथ हटा दो अपने दिमाग से। नंबर 3 बोलता है इवन दो you know the answer, just open the book once and cross check since the question might be tricky and it is an open book exam। भाई क्या होता है, तुमको लगता है मेरे को आता है सर, मेरे को पता है कि रिस्क का, है ना, रिस्क में मैं बोलता हूँ सर रिस्क इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड राइजो। अब क्या होता है कि भैया नहीं, मेरे को तो पता ही है ये सही है, ये कैसे गलत हो सकता है ना। अब मैंने क्या किया था कि एमसीक्यू दिया था जहाँ पे राइजो का स्पेलिंग चेंज कर दिया। अब बच्चे बोले सर ऐसा कैसा, है ना, क्योंकि मेरे को तो पता था, मैंने बुक ही नहीं खोला, है ना। ये तो मैं अंदाजे से भी कर सकता हूँ। नहीं भाई, टाइम है, 4 घंटे का पेपर है, बुक खोलो, इज्जत से देख लो। ओपन बुक इसलिए तो है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो टाइम है तो भाई यूज करो, भले 1 मिनट ज्यादा लगेगा बट भाई 2 नंबर मिल जाएंगे, इट्स अ वैल्यूएबल इनपुट फॉर यू, ठीक है। आगे, इन इन अ क्वेश्चन टाइप ऑड, है ना। अब देखो, दो तीन टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट जनरली फंस जाते हैं। एक तो होता है तुम्हारा ऑड ऑड वन आउट, है ना। सर ऑड वन आउट क्या है, जो, है ना, इनमें से कौन सा एकदम ऑड है या गलत है ना, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना। जहां पे अगर ऑड में आउट है या तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट निकालना है, तो वहां पे क्या होता है, तुम्हें केयरफुल रहना है किस चीजों के बारे में, जनरली तुम्हें केयरफुल रहना है कि स्पेलिंग्स जो भी दिए उसके बारे में, है ना, ऑप्शंस जो भी दिए वो। और इस टाइप के क्वेश्चंस में तुम कम से कम इस टाइप के क्वेश्चंस में तुम कम से कम 2 बार पढ़ो कि भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आंसर क्या बोल रहा है, आंसर में क्या क्या है ना। जहाँ पे ऑड वन आउट है या इनकरेक्ट बोला ना, वहां पे थोड़ा गोची होती है ना, वहां पे थोड़ा गड़बड़ होता है, ठीक है। तो वो सब चीजों को थोड़ा ध्यान में रखो। अब अब सर क्या होता है कि अगर तुम्हें एमसीक्यू, मैंने जो भी टेस्ट लिया है या कहीं पे भी तुम एमसीक्यू दे रहे हो या कहीं पे भी तुम देख रहे हो या एमसीक्यू तुमको कम मार्क आ रहे हैं ना, दिस इज अ प्री रिजल्ट, है ना। अगर एमसीक्यू में तुम्हें कम मार्क आ रहे हैं तो इन सबके 5 रीजन हो सकते हैं, इसके अलावा कोई रीजन नहीं रहेगा, इसके अलावा कोई रीजन नहीं रहेगा, एक सेकेंड ना। ठीक है। अब सबसे पहला कि यू हैवंट रेड द सब्जेक्ट वेल, या तो होगा कि तुमने सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ा नहीं है ना, या तो तुमने सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ा नहीं है, ये हो सकता है। या तो फिर हो सकता है कि तुमने सब्जेक्ट तो ढंग से पढ़ा था बट तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो। साहब मेरे से एमसीक्यू गलत हो ही नहीं सकता, अपन ने बुक को पढ़ा है, अरे भाई इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो, ठीक है, गलत हो सकता है, ठीक है। तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो अगर तुमको एमसीक्यू में कम मार्क आए। नंबर 3, तुम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, ये काफी स्टूडेंट्स का दिक्कत है भाई, क्वेश्चन ढंग से पढ़ते ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोला है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, है ना, इज नॉट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज एन एक्सेप्शन, है ना। तो ढंग से पढ़ते ही नहीं हो, क्वेश्चन तुम ढंग से पढ़ो यार, इज्जत से पढ़ो, 2 बार पढ़ो, है ना। एक क्वेश्चन, एक एमसीक्यू 2 नंबर का है भाई, 2 नंबर का, पास और फेल डिसाइड यही करता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। आगे क्या बोलता है, यू आर नॉट गिविंग एन इक्वल इंपॉर्टेंस टू सब्जेक्ट लाइक अदर, है ना। सर रिस्क मैनेजमेंट भी पेपर 6 से इलेक्टिव का कोई इज्जत ही नहीं रखते हो भाई, पता नहीं क्यों मेरे को तो। अरे भाई, तुम्हारे एग्जाम्स में 8 सब्जेक्ट है, आठों सब्जेक्ट्स का वेटेज 800 मार्क्स है, जिसमें से एक इलेक्टिव पेपर है जो रिस्क मैनेजमेंट है, जिसका वेटेज 100 नंबर है। अब 100 में से अगर मैंने 80 भी ला लिया, जो अपना टारगेट है 80+, तो भैया तुम बाकी पेपर को यही तुम्हारा, जो ग्रुप है ना सेकंड ग्रुप, बाकी पेपर को यही तुम्हारा निकालेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जो तुम्हारा लिवरेज आएगा ना वो रिस्क मैनेजमेंट और इलेक्टिव के बेसिस पे आएगा, तो इसको इज्जत दो थोड़ा सा, है ना। ऐसा नहीं है कि सर बुक छोटी है तो मैं एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लूंगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। अभी अगली टेस्ट जो सेट करता हूँ ना, देखता हूँ भैया कौन पास होता है।
है ना, थोड़ा टफ टेस्ट सेट करूंगा, मजा आएगा, तब पता पड़ेगा कि तुमको सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ऐसा पेपर आया ना, अभी अभी पेपर भी टफ हो चुके हैं, है ना, नवंबर 19 का पेपर देख लो कैसा टफ आया है ना, और टफ होगा, मजा आएगा, तब तब देखते हैं कौन पास होता है ना, तब इज्जत बढ़ जाएगी हमारे सब्जेक्ट की। आगे क्या बोलता है, एमसीक्यूज इज वेरी टफ एंड आउट ऑफ द सिलेबस। हाँ, ये भी केस हो सकता है कि एमसीक्यू थोड़ा टफ है, बट जो रेयरेस्ट केसेस में होगा, ठीक है, एमसीक्यू टफ है, आउट ऑफ द सिलेबस है ना, तो ये गाइडलाइंस है ना, एक बार सीए फाइनल अपने जो एग्जाम से पहले, एक बार जाने के पहले पढ़ लेना यार, क्योंकि क्या होगा, एक एक ओवरव्यू रहेगा ना, क्या क्या गलती है, ये तो मत पढ़ना, जो मैंने ऊपर बोला है ना, ये एक बार पढ़ लेना भाई, इतना 1 to 6 पॉइंट्स, 1 to 6 पॉइंट्स एक बार तुम लोग पढ़ लेना, तो तुमको क्या हो जाएगा, एक ओवरव्यू आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, ये तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, शेयर करो दोस्तों के साथ। और देखो यार, एमसीक्यू में 40 on 40 लाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर 40 on 40 आ गए तो बचता है भाई, बाकी पूरा अपना सरप्लस ही है ना, 50 50 के बाद जो भी आया वो सब सरप्लस है, और 60 के ऊपर आया तो भैया इज्जत बढ़ जाएगी, है ना, एग्जामेशन आ गया मतलब बल्ले बल्ले, और 80+ आया तो भैया बाकी सब्जेक्ट को यही सब्जेक्ट कराएगा, और रैंक आ जाएगी फिर तुम्हारी, देखना क्या आएगी, रैंक आ जाएगी, मजा आएगा फिर तो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो भाई लोग।